हेलो एवरीवन। बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस अगले वीडियो में स्वागत है। और हम सब आज जो है अपने पाठ्य पुस्तक के अगले कविता के बारे में और कवि के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो के द्वारा। ध्यानपूर्वक आप लोगों को सारांश समझना है मेनली, और सारांश को अपने दिमाग में रखना है ताकि आप उससे संबंधित सवालों के जवाब हल कर सकें। ज़्यादा कुछ भी भारी नहीं है, शब्दों की जटिलता में नहीं पढ़ना है, आसानी से उसको दिमाग में अपने तरीके से रखना है, ठीक है ना। और हर एक कविता को लिखने की एक पृष्ठभूमि होती है। आपको ये सब शब्द मैं इसलिए बता भी देती हूँ ना उच्चारण करने में, कि बहुतों बार मैंने देखा है कि बहुत ही आसान शब्द जो जानते हैं उनके लिए कहीं भी जानकारी अगर आपको है तो आप जो है तो आपको उससे भय नहीं लगता है, आप उसको समझते हैं क्योंकि। लेकिन जानकारी कम होती है तो हमें लगता है कि अरे ये कौन सा शब्द आ गया, तो इसलिए शब्दों को जानना जरूर चाहिए, ठीक है ना। और शब्दों को जानने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अभी मैंने एक शब्द उच्चारित किया पृष्ठभूमि, तो मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे स्कूल में भी जो है ना स्टूडेंट्स के सामने जब क्वेश्चन में इस तरह से लिख करके आ जाता है ना कि मैम इसमें क्या लिखना है, ठीक है ना। ये बहुत ही सहज सवाल, ऐसे आशय स्पष्ट करना, भावार्थ लिखना, तो ये सब जनरल है जो हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको देखे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे ये सारे शब्द। और इन शब्दों का में कुछ भी नहीं है, भावार्थ मतलब भाव के साथ अर्थ, ठीक है ना। तो मतलब अर्थ लिखना है, कहने का मतलब आशय स्पष्ट करना कि उसको पढ़ के आप क्या समझ रहे हो, तो वहाँ भी आपको वही अर्थ सारांश ही लिखना है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने पाया कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि मैम पृष्ठभूमि क्या होता है, तो मुझे लगा कि आपको भी इस वीडियो में बता दूं, क्योंकि इसी तरह से बातचीत होती रहेगी। मेरे वीडियो को सुनते रहिएगा, मेरे तरीके को समझते रहिएगा, तो शायद कुछ और बातें भी साथ में हो जाती हैं, ठीक है ना। तो पृष्ठभूमि होता है ना कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ या आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तो मेनली जो वो कारण, उसके पीछे की बात होती है, उसके पीछे की स्टोरी होती है कोई काम करने की, तो उसको उसकी पृष्ठभूमि कहते हैं। तो खैर, कोई भी कवि कोई कविता लिखते हैं तो उसके पीछे, या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके पीछे उनके अंदर की कोई भावना होती है, कहीं से उनको उसको लिखने की प्रेरणा मिली होती है जिस कारण वो लिखते हैं, तो वो उसकी पृष्ठभूमि होती है। तो हम लोग वो सब बातें भी करेंगे कि किस कविता के पीछे क्या पृष्ठभूमि है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे कवि परिचय से। तो कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो हिंदी साहित्य के छायावाद के ही, इसके पहले हमने जो जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य पढ़ी और उसको आपने सुना, वो भी छायावाद के ही कवि हैं, ये भी छायावाद के ही कवि हैं। छायावाद की क्या प्रमुख विशेषता होती है उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन होता है और प्राकृतिक चीज़ों की तुलना हमारे एक आम इंसान के जीवन से की जाती है। तरह तरह के उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, जो सब आप लोगों को अभी क्लास 10 में पढ़ना है, मैंने उसका भी वीडियो सेंड किया है, ज़रूर देखेंगे आप लोग। तो वो सारे अलंकार को कहीं ना कहीं खास करके कविताओं में वो अलंकार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप समझ जाएंगे तो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का छायावाद के ये प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म महिषादल में 1899 ईस्वी में हुआ। ये गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। जयशंकर प्रसाद जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी थे। तो ऐसे तुलनात्मक तरीके से देखिएगा ना तो जल्दी याद होगा। बेसिकली आपको जन्म स्थान थोड़ा याद रहेगा तो बेहतर रहेगा। कभी कभार थोड़े बहुत प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं पर इनका अपनी पकड़ थी। और स्वाध्याय, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो जयशंकर प्रसाद जी की भी जीवनी में आपने देखी कि ये लोग ज़्यादा उस समय, या कहिए एक एक समय का एक वातावरण होता है, तो ज़्यादा ये लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे, मतलब प्रॉपर जो स्कूली शिक्षा होती है ना स्कूल जा कर के। लेकिन इनको स्वाध्याय में, इन लोगों की रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही। अपनी भाषा को सीखा उनमें, उसमें खुद से स्वाध्याय का अपना बहुत सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं ना आप लोग, तो आप लोग भी जानते होंगे कि अभी जैसे प्री बोर्ड के बाद बोर्ड के बीच में सेल्फ स्टडी के लिए ही समय दिया जाता है। और सेल्फ स्टडी का बहुत मायने होता है क्योंकि आपको बहुत तरह की बातें
इन जनरल बता दी गई। अब आप उसको अपने तरीके से, क्योंकि हर आदमी का अपना व्यक्तिगत तरीका कुछ न कुछ अलग होता है, तो अपने व्यक्तिगत तरीके से वो उस चीज़ का अध्ययन करता है, तो उसी को हम लोग सेल्फ स्टडी या स्वाध्याय कहते हैं। तो आप देखिए पुराने समय से लोग यही सब करते आ रहे हैं, तभी ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना। तो निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। सेम टू सेम जयशंकर प्रसाद जी को याद कीजिए, ठीक है ना। अपने प्रियजनों के असामयिक निधन ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, और शायद इसी सब वजह से ये लोग जो है किताबों में घुसे रह गए, शब्दों के बीच में घुसे रह गए, क्योंकि अंदर में ज्ञान की चेतना तो थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता इत्यादि। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, ठीक है ना। सारे 8 खंड हैं निराला रचनावली के, जिसमें कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उन सारों को एकत्रित किया गया। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट और उदात्त चित्रण इनकी रचनाओं में खास करके दिखता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपनी कविता पे। पहली कविता इनकी है उत्साह। उत्साह आप शब्द समझ ही रहे होंगे, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अतिरेक आनंद हमारे अंदर जब आता है, ठीक है ना। बहुत मतलब खुशी, साधारण खुशी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कोई काम कर या किसी मान लीजिए आप मूवी देखने के लिए कहीं घूमने के ही शौकीन है, कुछ खाने के ही शौकीन है, तो अंदर से अगर उसके प्रति बहुत ज़्यादा जोश भरता है ना, तो उसको हम लोग उत्साह वाली भावना कहते हैं। एक्चुअली अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये पहले जान लीजिए, फिर हम लोग कविता के अर्थ पर आएंगे। कि वो समय था ना कि जब अंग्रेजों का शासनकाल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, चल रहा था, लेकिन वो उस स्थिति में था कि भारतवासी मन में तो सोच रहे थे कि हमें इस गुलामी से स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है ना, स्वतंत्र होना चाह रहे थे, लेकिन सभी लोग इतने मतलब क्या कहिए एक आलसपन, अंदर से कामचोरी आलसपन वाली स्थिति थी कि जैसी हालत थी ना उससे उन्होंने समझौता करना, बुरी हालत है इससे हमें उबरना है, ये इच्छा भी है मन में, लेकिन समझौता करके जीना भी उन्होंने सीख लिया था। तो एक अंदर से भय, ठीक है ना जैसे चल रहा है, बहुतों बार हमारे भी जीवन में होता है ना कि ठीक है जैसे चल रहा है, अच्छा ही तो चल रहा है, चलने दो, और ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इसके पीछे बहुत सारे लोग, और वो तो और क्रांति थी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत परेशानी होगी, तो ऐसे ही चलने दो। वो वाली स्थिति एक तरह से लोगों के बीच में ज़्यादातर देखी जा रही थी। तो कवियों का खास करके ये योगदान हमेशा से रहा है कि वो कलम के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा समाज को उठाने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बार बार बताया हुआ है कि आप हर एक बार समाज में हर आदमी का अपना एक किरदार होता है, और आप जो भी काम कर रहे हो वो अगर आप निष्ठापूर्वक करते हो तो आप कहीं ना कहीं देश के हित में अपना योगदान दे रहे हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो लेखक और कवि थे तो वो जा कर के लड़ नहीं सकते थे, ये जज्बा उनके अंदर नहीं था, क्योंकि हर आदमी हर काम के लिए कभी नहीं बना होता है, लेकिन ये लेखनी में उस समय वो असर दिखाते थे कि इनकी कविताओं को पढ़ के जो इनकी कविताएं पढ़ रहे हैं वो भी जागरूक हों, वो अपने आसपास इस भावना का प्रचार और प्रसार करें। तो उत्साह कविता के द्वारा एक तरह से शिथिल पड़े हुए लोगों के मन में क्रांति की भावना का उजागर करना इसका उद्देश्य था। बादलों को इन्होंने अपना एक माध्यम बनाया, छायावादी कवि हैं तो प्राकृतिक चीज़ों को माध्यम ये बनाते हैं, बादलों को उन्होंने माध्यम बनाया, लेकिन वस्तुतः ये लोगों के बीच में एक क्रांति की लहर को प्रसारित करना, फैलाना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब जैसे पंक्ति को पढ़िए और साथ में उसकी तुलना उस स्थिति से कीजिए, ठीक है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, बादल का आह्वान का। अच्छा, एक प्रमुख लाइन इस कविता के भावार्थ में ये भी है, सारांश में ये भी है कि ये एक आह्वान गीत है। आह्वान किसको बोलते हैं? कभी पूजा पाठ आपके घर में अगर होता होगा तो आपने ये शब्द सुना होगा कि देवताओं का आह्वान किया जाता है, मतलब कि उनको बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो आह्वान करना उसको बोलते हैं। तो ये आह्वान गीत है कि इसमें जो है बादलों को क्रांति के लिए, समाज में बदलाहट लाने के लिए, स्थिति को बदलने के लिए उनका आह्वान किया जा रहा है कवि के द्वारा। तो बादल को सबसे पहले वो बुला रहे हैं कि बादल को कह रहे हैं गरजो, क्योंकि बादल जो है गरजने के लिए तो
मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना। घेर घेर घोर गगन, पूरे आसमान को चारों ओर से घेर लो। अरे ओ धाराधर, धाराधर भी बादल का पर्यायवाची हुआ जो पानी को धारण करता है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अरे ओ बादल, चारों ओर से गगन को लो, मतलब पूरे आकाश में बादल छाओ, आओ। और उसके आगे क्या करो, सुनते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। ललित ललित मतलब कि नए नए, ठीक है ना। ललित ललित, लाल लाल कोपल जैसे नई नई पत्तियां निकलती तो उसको ललित बोलते। तो नए नए और काले घुंघराले, जैसे बाल होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के बाल होते हैं ना, छोटे काले काले और घुंघराले बाल होते हैं। तो इसकी बादलों की तुलना एक छोटे बच्चे या व्यक्ति के घुंघराले बालों से की गई। उनकी नई नई बाल कल्पना से पाले, उनके मन में जो नई नई सोच आ रही है, विचारधारा आ रही है, उससे की जा रही है। एक कहीं पे मैंने पढ़ा था और सुना था, तो ये साझा कर रही हूँ कि बादलों को जब इमेजिनेशन वाला चिन्ह हम लोग बनाते हैं कि कोई कल्पना में कुछ सोच रहा है, तो इन जनरल वहाँ पे हम लोग इस तरह से घुमा घुमा करके एक चिन्ह बनाते हैं। तो ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसकी तुलना हम लोग बादलों से ही करते हैं। तो जैसे बादल आसमान में आते हैं फिर चले जाते हैं, उसी तरह से हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारे विचार हमारे मन में आते हैं और चले जाते हैं, जो पूरे हों या ना हो। तो वो जो सोच है, तो उसको इंगित करने के लिए हम लोग बादल जैसा ही छोटा बड़ा चिन्ह बनाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे की कल्पना से बादलों की वो तुलना कर रहे हैं, मनुष्य के काले घुंघराले बालों से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, बाल कल्पना कैसे पाले, ये सारा चीज आप गौर करते चलिए तो आप कंपेटिटिव स्टडी कर सकेंगे और आसानी से वो चैप्टर भी आपका रिवाइज होता जाएगा। विद्युत छवि उर में, उर मतलब हृदय, हृदय में बादल क्या है? बादल के हृदय में विद्युत यानी कि बिजली समाई हुई होती है ना। बादल गरजते हैं, साथ में जो है बीच बीच में बिजली चमकती है। कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा, और साथ ही साथ अब वो जो है क्रांति भी ला सकते हैं, वो संहार भी कर सकता है। बादलों की खासियत क्या है ना, इस तरीके से देखिए कि बादल गरजते हैं, उस समय एक भय का वातावरण पैदा करते हैं, ठीक है ना। और संहार का वातावरण, अगर तेज बरस गए तो संहार भी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को नष्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वो नवजीवन वाले भी होते हैं, मतलब कि अगर बारिश होगी, बारिश के मौसम में ही नए नए अंकुर फैलते हैं, मतलब नए पौधों का विकास ज़्यादा बरसात के मौसम में होता है पानी के गिरने से। अगर वर्षा नहीं होगी तो धरती सूखी पड़ जाएगी और सूखी होने से नए जीवन खत्म हो जाएंगे, यानी कि प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, प्लांट अंकुरित नहीं हो पाएंगे, है ना, नए वृक्ष नहीं बन पाएंगे। तो एक तरफ बादल संहार के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी हैं, और साथ ही साथ वो नया जीवन भी देने का काम करते हैं। तो ये दोनों दो विपरीत गुण हैं जो कि बादलों में पाया जाता है, और मनुष्यों में भी यहाँ पे वो कवि ये प्रेरित कर रहे हैं कि मनुष्यों में भी ये दोनों ही गुण हर मनुष्य में छिपा होता है। अगर वो चाहे तो अपनी शक्ति से नया जीवन भी ला सकता है, और साथ ही साथ किसी गलत बात का विरोध करके सब चीज़ को नष्ट भी कर सकता है। ये और समय के अनुसार हमारा निर्णय लेना और उस तरह का काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कमज़ोर समझे जाएंगे और हमारा समाज, हमारा देश कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। और कवि कहते हैं फिर नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, और साथ ही बीच में कवि शब्द भी आ गया है कि वो कवि से कहते हैं कि इसीलिए समय समय पे समय के अनुकूल कविता की रचना कीजिए, ताकि सारे लोगों में फिर से नया जोश, नई क्रांति फैल सके और समय के अनुसार लोग आगे बढ़ें, क्रांति लाएं और विकास करें, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन। अब इसमें पैरा में कवि कह रहे हैं कि मानो पूरा संसार जो है ना गर्मी से, अब बादल कब आता है? इन जनरल प्राकृतिक तरीके से अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, तो बादल आ जाते हैं आसमान में बारिश के मौसम में। तो गर्मी के कारण सभी लोग मानो एकदम परेशान हैं, सूखा पड़ा हुआ है, सभी जो है बेचैन हैं, व्याकुल हैं और पानी का
इंतजार कर रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर जो। और कवि कहते हैं कि फिर ऐसे समय में अंत में प्राकृतिक तौर पर बादल चारों ओर से आ जाते हैं। कहाँ से बादल आ रहे हैं ये नहीं जानते, वैसे साइंस तो वाले तो जानते हैं कि कहाँ से बाहर नहीं आता है, बादल आते हैं, लेकिन ये कवि हैं तो ये जो है कहते हैं कि हमें नहीं पता कि बादल कहाँ से आ रहे हैं, ये वो अज्ञात जगह से आ रहे हैं। और उससे फिर कवि आग्रह कर रहे हैं कि पूरा धरती बेचैन है, सूखा पड़ा हुआ है, बहुत गर्मी पड़ी है, तो ऐसे सूखी धरती पर तुम बरसो, गरज करके बरसो और सबको शांत कर दो, सबके व्याकुल मन को शांति दो। अब क्रांति के तौर पर इसका तुलना कीजिए कि चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है, गुलामी के कारण सभी कष्ट में है, सभी परेशान हैं, सबको उस स्थिति से निजात चाहिए। तो इसलिए लोगों के मन में ये क्रांति आए, लोग मिलकर के ये क्रांति करें कि अंग्रेजों को हटाने के लिए, अंग्रेजों को देश को आज़ाद कराने के लिए जो उचित काम है उसकी ओर आगे बढ़ें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको स्वतंत्र भारत मिल सके और वो अपने तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं। इस तरह से हमारी वो कविता उत्साह का 2 ही पैरा यहाँ पे है आपको पढ़ना, तो आप समझ ही गए हैं। क्रांति वाली बात की तुलना और नॉर्मल प्राकृतिक बादल 2 चीज़ों का को दिखलाता है। बादल का रहना प्रदर्शित करता है कि वो नवजीवन भी ला रहा है और साथ ही क्रांति भी ला रहा है, किसी चीज़ को विध्वंस भी कर सकता है। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कविता है इनकी अट नहीं रही। अब सिंपल साधारण सी बात है, ठीक है ना, कुछ भी भारी नहीं है, बस आपको 1-2 बार पढ़ना है, क्योंकि 1-2 बार पढ़ना भी नहीं है, वीडियो के जरिए आपको सुनना है। ठीक है ना, क्योंकि 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आप आसानी से सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। अट नहीं रही, कहीं पर अटना मतलब क्या होता है, ये बोली वाली साधारण बोली है, तो कहीं पे कोई चीज़ समाता नहीं है तो उसको अटना कहते हैं। यहाँ प्रकृति की बात हो रही है। मुख्यतः इस कविता में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन क्या किसको कहते हैं, होली का समय। ठीक है ना, होली का समय यानी कि हमारा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की क्या खासियत है ये आप लोग सभी जानते हैं, हमको पता है। तो उसमें क्या होता है कि चारों ओर पुराने बहुत तेज़ ठंडी के बाद बसंत ऋतु आती है। तो तेज़ ठंडी के कारण क्या है ना कि एक तरह का शीतकालीन पतझड़ आ जाता है। ऐसे तो गर्मी के बाद हम लोग पतझड़ को कहते हैं, लेकिन तेज ठंडी के बाद भी पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और उस पर नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं। और माना जाता है बसंत ऋतु में सबसे अधिक फूल खिलते हैं। उस समय का वातावरण बड़ा ही सुखद होता है, ना तो गर्मी ज़्यादा होती है ना ठंडी ज़्यादा होती है। उस समय का वातावरण बड़ा ही सुखद होता है और उस समय की जो खूबसूरती होती है प्राकृतिक, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने थोड़ा सा किया है और उसी को बताने की कोशिश की है कि उस समय की आभा, उस समय की सुंदरता कवि के आंखों में या मनुष्य के आंखों में अट नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है। प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है, अट नहीं रही, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। और यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ तन वर्ड आया है, तन शब्द आया है। तन शरीर होता है, शरीर मनुष्यों के पास होता है, पर उसकी तुलना जो है, कंपेरिजन यहाँ पे जो है प्राकृतिक सुंदरता की तुलना तन से की गई है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पड़ कर देते हो। तो यहाँ पे बादलों के उड़ने की तुलना की जा रही है कि वो जो है सो जगह जगह पे आकाश में उड़ रहे हैं और पूरी पृथ्वी पर लोगों के बीच में जीवन का संचार कर दे रहे हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और मतलब ऊपर बादल घुरमुरा रहे हैं, नीचे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, नए पत्ते निकल चुके हैं और चारों ओर परागकण की खुशबू फैली हुई है, अलग अलग फूलों से आ रही है। ये सारी शोभा, कवि कहते हैं कि ये सारी सुंदरता जो है सो आँखों में अट नहीं रही है। अगला हम लोग आते हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, जो नए पत्ते आए हैं तो कहीं पे हरे पत्ते हैं और कहीं नए नए जो पत्ते निकलते हैं वो लाल रंग के होते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, फूलों के सुगंध के, उसके परागकण की खुशबू का माला मानो हृदय में भरा पड़ा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब कि चारों ओर वातावरण में खुशबू और सुंदरता फैली हुई है। पाट पाट
शोभा श्री पट नहीं रही है। और ये जो सुंदरता की श्री मतलब लक्ष्मी, धन, संपदा, तो ये सुंदरता की जो संपदा, प्राकृतिक सुंदरता की संपदा चारों ओर प्रकृति में फैली हुई है, ये मानो न तो किसी भी मनुष्य के आँखों में, हृदय में समा नहीं पा रही है, मतलब अटूट है, चारों ओर एकदम भरी पड़ी हुई है। यह अनुच्छेद हमें बताता है कि बादलों की कृपा से प्रकृति नवजीवन, समृद्धि और सौंदर्य से भर उठी है। वातावरण इतना सुंदर हो गया है कि मन उससे हट नहीं रहा है। सारांश आपका यही है। अगला हम लोग आते हैं, इस पूरी कविता का मुख्य निष्कर्ष क्या है। बादल राग में बादल क्रांति, नवीन जीवन और आशा के प्रतीक हैं। कवि समाज की जड़ता और पीड़ा को दूर करने के लिए नई चेतना लाने की कामना करते हैं। अगला हम लोग आ जाते हैं, इसमें क्विक रिवीजन के लिए इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं वो एक साथ कलेक्टेड आपको इस स्लाइड में दिए गए हैं, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, पढ़िएगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिशील और क्रांतिकारी चेतना के कवि, प्रकृति को सामाजिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख कृति इनकी है परिमल। एक प्रमुख कृति याद रखना जरूरी है, ठीक है। कविता का मुख्य विषय है बादल का क्रांतिकारी रूप, समाज में परिवर्तन और नवजीवन की कामना, पीड़ित मानवता को राहत देने की आकांक्षा, प्रकृति और सामाजिक चेतना का संयोजन, प्राकृतिक चीज़ों का और लोगों के बीच की भावना का मेल मिलाप, जड़ता के विरुद्ध संघर्ष, भाषा शैली खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ, ओजपूर्ण और आवेगात्मक। ओजपूर्ण मतलब क्या होता है, जोश से भरा हुआ, ठीक है ना। तो चूंकि ऐसी स्थिति है इसलिए कवि ने जैसा कहा है, बातों को जोश से भर करके वो कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्रांति बिना जोश के नहीं आती है। तो उस समय होश रखते हुए लेकिन जोश लाना पड़ता है। चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक, किसी चीज़ से किसी चीज़ की तुलना की गई है और इस तरह से वर्णन किया गया है ताकि पढ़ने वालों के मन में, आंखों के सामने उस स्थिति का एक चित्र, एक खाका सामने प्रस्तुत हो जाए। संबोधात्मक और उद्घोष शैली, मुक्त छंद का प्रयोग, ठीक है। केंद्रीय भाव हैं बादल आशा, शक्ति और परिवर्तन के प्रतीक हैं। कवि सामाजिक अन्याय को दूर करना चाहता है, नवजीवन और नवचेतना का आह्वान करना चाहता है, प्रकृति के माध्यम से क्रांति का संदेश दे रहे हैं कवि। और परीक्षा के लिए याद रखने लायक बातें हैं, बादल गरजो क्रांति का आह्वान है, वज्र छिपा भीतर छिपी हुई शक्ति को, लोगों के बीच में भी, बादल के बीच में बिजली है और उसी तरह से लोगों के बीच में जो एक शक्ति छिपी हुई है जिससे कि वो कोई परिवर्तन कर सकते हैं, गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, वो उनके भीतर के वज्र हुआ। तप्त धरा पीड़ित समाज, ऐसे तो धरती सूखी हुई है, वो हुआ तप्त धरा, उसका साधारण अर्थ, साथ ही साथ है यहाँ पे तप्त धरा का विशेष अर्थ हो जाएगा कि पीड़ित समाज। बादल परिवर्तनकारी शक्ति। कविता में आपको छायावाद और प्रगतिवाद दोनों का मेल देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप दोनों अर्थ को साथ में लेके चलेंगे, क्रांति के उद्देश्य से और प्राकृतिक उद्देश्य से, और उन दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे ताकि सारे प्रश्नों के हल आप आसानी से लिख सकें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कविता के सारांश के साथ।